गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने झारखंड के इंडस्ट्री के बारे में देखा था और पिछले 2 क्लास से हम झारखंड के इंडस्ट्री के बारे में ही पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने झारखंड में पाए जाने वाले उद्योग के टाइप किस किस तरह के मैंने जनरल सेंस में भी बताया था कि उद्योग किस किस तरह के होते हैं, उद्योगों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत, मशीन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत के बारे में मैंने बताया। फिर लास्ट क्लास में मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बक्साइट इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, अब्रक इंडस्ट्री, इस सब इंडस्ट्री के बारे में भी मैंने बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था किस किस क्षेत्र में किस किस तरह के इंडस्ट्री या उद्योगों की स्थापना की गई है और क्यों की गई है। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया कि जिस क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई से जुड़ा हुआ रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। जो भी अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन, बाज़ार, अगर कोई उद्योग स्थापित होता है उससे जो भी माल प्रोड्यूस होता है के लिए क्या ज़रूरी है, बाज़ार, ताकि वो सामान बिक सके। तो हमने ये भी देखा था कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी वो किस किस रूट पे है और कितनी आसानी से ये बाज़ारों तक पहुँच पा रहा है, ठीक है। यानी आयात और निर्यात। आयात से मतलब कच्चे पदार्थों का आयात और प्रोड्यूस्ड माल या गुड्स का निर्यात, ये दोनों के लिए बाज़ार और जुड़े हुए परिवहन के फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी एक बेहतर इंडस्ट्रियल क्षेत्र डेवलप करने, जो कि हमने अलग अलग क्षेत्रों में, झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा कि ये काफ़ी डेवलप रूप में है। वहाँ जो भी इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, आसपास के क्षेत्रों में हमने देखा था कि रॉ मटेरियल या उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा संसाधन हमें वहाँ मिल पा रहा था ताकि इंडस्ट्री चल सके, ठीक है। फिर चीप लेबर, सस्ता श्रम मिल रहा था। बड़े लेवल स्तर पे पूंजी का निवेश या कैपिटल का निवेश हो रहा था, क्योंकि अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो या तो सरकार के द्वारा या किसी भी प्राइवेट प्लेयर या निजी व्यक्ति के द्वारा अगर निवेश नहीं किया जाएगा तो उद्योगों की स्थापना संभव नहीं है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को उसमें देखा था, ठीक है। आज की क्लास में हम देखेंगे कृषि पे आधारित उद्योग, ठीक है। इसकी चर्चा हालांकि हमने थोड़ा बहुत जब आप लोग को फॉरेस्ट पढ़ाया था, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज में भी किया था, लेकिन आज थोड़ा और कर देते हैं ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो कृषि बेस्ड जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड या कृषि आधारित जो उद्योग हो उसमें हम खास तौर से क्या देखेंगे, पहला देखेंगे चीनी उद्योग, दूसरा देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा देखेंगे रेशम वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा रेशम वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम कृषि पे आधारित देख सकते हैं कि यहाँ ये झारखंड में काफ़ी बड़े स्तर पे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक डेवलप है। और इसका डेवलपमेंट हम देख लेते हैं किस किस क्षेत्रों में इस तरह के उद्योगों का डेवलपमेंट है। हम जानते हैं कि चीनी जो बनता है वो 2 चीज़ों से बनता है, एक या तो गन्ना से बनता है या चुकंदर से बनता है। इंडिया में तो गन्ना से चीनी बनता है, लेकिन रसिया, यूक्रेन, इस तरह के जो देश हैं वहाँ चुकंदर से, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। भारत में प्राचीन समय से ही जो चीनी है, ठीक है, चीनी का उत्पादन होता रहा है, ठीक है। आधारित इस पर जुड़े हुए आधारित उद्योगों की स्थापना प्राचीन समय से हम देख सकते हैं, ठीक है। झारखंड में अगर इस चीनी उद्योग की बात करें, ये शुगर इंडस्ट्री या चीनी उद्योग हजारीबाग में, पलामू में, संथाल परगना में, पलामू या संथाल परगना में हम इस उद्योग को देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम सूती उद्योग की बात करें तो सूती उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रॉ मटेरियल क्या है, वो है कपास। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो रॉ मटेरियल है वो है कपास। और कपास जो है झारखंड में, हम एक चीज़ जब हम पढ़ा रहे थे आप लोग चट्टानों के बारे में, उस समय एक चीज़ हमने बताया था कि झारखंड में जो 90% मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, रेड सॉइल पाया जाता है। लेकिन कपास का उत्पादन किस तरह के मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में। और काली मिट्टी के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब फेमस।
झारखंड में लाल मिट्टी 90% पार्ट पे पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में लाल मिट्टी रेड सॉयल 90% पार्ट पे यह पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो कपास का उत्पादन है वो नगण्य है, मतलब जिसकी गणना भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो भी उत्पादन की इकाइयाँ हैं, जो सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ जो उत्पादन की इकाई हैं, इंडस्ट्री है जो छोटे छोटे, वो बेसिकली रांची में है, जमशेदपुर में है, गिरिडीह में है, और यहाँ कपास की आपूर्ति कहाँ से होती है? कानपुर या अहमदाबाद से होती है। ठीक है, या सूत की जो आपूर्ति है, कपास से जो सूत बनाए जाते हैं उसकी आपूर्ति अहमदाबाद या गुजरात से होती है। ठीक है, तो यहाँ जो छोटी छोटी वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह से। और इसके लिए सूत वस्त्र गिरिडीह से, और इसके लिए जो सूत की आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? कानपुर या अहमदाबाद से होती है। यानी यह सूती वस्त्र उद्योग के मामले में झारखंड डेवलप नहीं। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए उद्योग हैं, वो भी कुछ सीमित क्षेत्रों में, जैसे रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, क्योंकि ये वहाँ के मेन मार्केट है, बड़ा नगर है, और यहाँ जहाँ संपन्नता होती है वहाँ इस तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्री, जहाँ रॉ मटेरियल नहीं भी मिलता है, वहाँ इस्टेब्लिश कर ली जाती है। ठीक है, यहाँ के जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो कपास है, यह कपास गुजरात, अहमदाबाद या कानपुर से मंगाया, कपास के जो सूत है वो यहाँ से मंगाए। फिर अगला चीज़ हमने पढ़ा था, जब फॉरेस्ट में पढ़ा रहा था तो हमने पढ़ाया था आपको रेशम इंडस्ट्री के बारे में, रेशम के बारे में, कि यहाँ रेशम का उत्पादन खासतौर से टसर रेशम का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था और डिटेल में बताया था। टसर रेशम के अलावा भी यहाँ एक अंडी रेशम होता है, वो भी यहाँ उत्पादन होता है, लेकिन टसर रेशम का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। ठीक है, दूसरा कि रेशम वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग। ठीक है, यानी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेशम का प्रकार पाया जाता है वो टसर रेशम पाया जाता है, तो उसके अलावा अंडी। ठीक है, या दो तरह के रेशम यहाँ बड़े स्तर पे पाए जाते हैं। हमने ये भी बताया था कि जो रेशम का उत्पादन होता है वो रांची में, देखिए ये रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। झारखंड में रांची में, हजारीबाग में, पलामू में, साहेबगंज में, दुमका में, धनबाद में रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, और रेशम के उत्पादन से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो बेसिकली, उसके लिए जो फेमस ज़िले हैं वो है दुमका, रांची, गिरिडीह, दुमका, रांची, गिरिडीह आदि जगहों पे रेशम से वस्त्र बनाए जाते हैं। डाल्टनगंज में भी बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम इस रेशम वस्त्र उद्योग यानी कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो खासतौर से बहुत ज़्यादा खनिज आधारित उद्योगों की तरह डेवलप नहीं है। ठीक है, ये छोटा मोटा इंडस्ट्री है, लघु इंडस्ट्री है, जहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसको उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं वन आधारित उद्योगों पे। वन आधारित उद्योग यानी वन आधारित उद्योगों को देखें, यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को देखें, तो इसकी चर्चा हम जब फॉरेस्ट, झारखंड के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा रहे थे, वहाँ पाए जाने वाले संसाधनों के बारे में पढ़ा रहे थे, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको लकड़ी उद्योग, कागज़ उद्योग, लुगदी उद्योग, ठीक है,
लाख उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, इस सब की चर्चा की थी और ये भी बताया था कि कहाँ कहाँ किस किस झारखंड के क्षेत्रों में इसका उत्पादन बड़े स्तर पे हो। तो ये उसी चीज़ को आप लोग फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि इस तरह के इंडस्ट्री को कवर करता है। इस तरह के वन आधारित उद्योगों की चर्चा उसमें ऑलरेडी की जा चुकी। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं कि झारखंड में इन कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित उद्योगों के अलावा और कौन कौन से उद्योग हैं। तो एक इसमें आ जाता है देसी शराब उद्योग। देसी शराब उद्योग, यह देसी शराब उद्योग बेसिकली जो लीकर इंडस्ट्री है या देसी शराब उद्योग के लिए जो कच्चे माल या रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो तीन चीज़ें। एक महुआ, हम महुआ जब फॉरेस्ट पढ़ा रहे थे तो महुआ के बारे में पढ़ाते समय बताए भी थे, इससे देसी शराब बनता है। दूसरा चावल, चावल को कई दिनों तक पानी में सड़ा के यानी फर्मेंटेशन करके, किण्वन करके से शराब बनाई जाती है। और तीसरा है गन्ना, गन्ने को भी सड़ा के शराब बनाई जाती है। मतलब बहुत दिनों तक तो छोड़ दिया जाता है, जब उसमें किण्वन की प्रक्रिया हो जाती है तब इससे शराब बनाया जाता है। तो देसी शराब जो है बेसिकली महुआ, चावल और गन्ने से बनाई जाती है। यह उद्योग मुख्य रूप से हम देख सकते हैं रांची में का बेहतर विकास हम देख सकते हैं कि रांची में हुआ। देसी शराब बेसिकली झारखंड के जो जनजातीय समुदाय है, जो ट्राइबल ग्रुप है या जो आदिवासी हैं, वो चावल को सड़ा के शराब तैयार करते हैं। इसको हड़िया शराब कहते हैं। चावल को सड़ाकर जो शराब तैयार किया जाता है उसको हड़िया शराब भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री पढ़ा रहे हैं हो सकता है पूछ भी दे, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको कवर कर लिया। और हम एक दूसरा जो अन्य उद्योग में देख सकते हैं वो है तंबाकू उद्योग या टोबैको इंडस्ट्री। तंबाकू उद्योग में हम ने जब फॉरेस्ट हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि केंदू या तेंदू के जो पत्ते होते हैं, देखिए ये भी तो पढ़ा चुके हैं, इसलिए बस छोटा सा इस पर रिवीजन कर लेते हैं कि जब झारखंड उद्योग पढ़ा रहे थे तो केंदू या तेंदू के पत्ते के बारे में हमने बताया है। यह पत्ते से क्या होता था, बीड़ी तैयार की जाती। झारखंड में मुख्य रूप से जो तंबाकू उद्योग है, टोबैको इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका विकास जो हुआ, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो बीड़ी उद्योग के रूप में ही हुआ है। बीड़ी उद्योग के रूप में ही हुआ है क्योंकि इस बीड़ी में ही तंबाकू मिलता है। तो जो मुख्य रूप से तंबाकू उद्योग या टोबैको इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बीड़ी उद्योग के रूप में। बीड़ी उद्योग के जो मुख्य केंद्र हैं या सेंटर हैं, वो सेंटर हैं जमशेदपुर, चाईबासा, संथाल परगना, चाईबासा, संथाल परगना और सरायकेला। ठीक है, केला, ये इन क्षेत्रों में केंदू के पेड़ और उनसे केंदू के पत्ते मिलते हैं। इन पत्तों से बीड़ी इंडस्ट्री अच्छे लेवल पे डेवलप है, यानी यह बड़े, एक तो बड़ा उद्योग बड़े लोगों को रोजगार देता है, खासतौर से जो जंगलों के नज़दीक या वनों के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, जो किसी अन्य जंगलों के मामले में तो स्किल्ड हैं, जंगल के उत्पादों का प्रयोग कैसे करना उसके मामले में स्किल्ड हैं, लेकिन अन्य चीज़ों में स्किल्ड नहीं है। तो वैसे लोग इस तरह के इंडस्ट्री से जुड़कर एक तो अपनी जीविकोपार्जन चला लेते हैं, दूसरा वनों का मैक्सिमम यूज, संसाधनों का मैक्सिमम यूज करके इस इंडस्ट्री को, इस उद्योग को स्थापित। लेकिन हालांकि हम जानते हैं कि टोबैको जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब देखें, बीड़ी पे तो नहीं, लेकिन आप सिगरेट का डब्बा देखें या अन्य चीज़ें देखें जिसमें टोबैको का यूज किया जाता है तो उस पर ये ज़रूर लिखा जाता है
सिंबल के साथ चेतावनी दी जाती है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, लेकिन यह उद्योग जो है बड़े लोगों को रोजगार देता है, ठीक है? और वन के संसाधन का मैक्सिमम यूज करने की प्रेरणा भी देता है। ठीक है, अब हम आते हैं झारखंड के जो औद्योगिक नीति है उन सब चीज़ों के बारे में जान लें। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ, झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। झारखंड एक स्टेट के रूप में बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को बना। ठीक है, इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि यहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलता है। लगभग देश का 40% से ज़्यादा खनिज जो है वो यहाँ मिलता है। वन भी बड़े स्तर पे है, लगभग 29 से 30%, 29.60% यानी 30% वन है। वन से जुड़े हुए बहुत सारे आदिवासी ग्रुप यहाँ रहते हैं। तो हमें उस तरह के एक औद्योगिक नीति, जब झारखंड बना तो उस तरह एक ऐसे औद्योगिक नीति की ज़रूरत थी जो झारखंड के त्वरित विकास के लिए जरूरी थी। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि 2001 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी या औद्योगिक नीति लाई गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी या औद्योगिक नीति 2001 में लाई गई। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो राज्य बिहार से अलग हुआ जिसका नाम झारखंड है, उसके तेज विकास के लिए यानी त्वरित विकास के लिए इसके उद्योगों की के फील्ड में किस तरह की पॉलिसी अपनाई जाए, किस तरह की नीति अपनाई जाए ताकि तीव्र गति से विकास हो सके और यह भी देश के राज्य के संपन्नता में, राज्य के आय में बेहतर भूमिका निभा सके, बड़े स्तर पर रोजगार क्रिएट कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतना खनिज संपन्न होने के बाद भी यह बीमारू राज्यों में आता है। ठीक है, यानी प्रति कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब मामलों में जो कि एक मानव के विकास के लिए जरूरी है, उन तीनों प्रति व्यक्ति आय देखें, साक्षरता देखें, स्वास्थ्य देखें, इन तीनों मामलों में यह नीचे के रैंकिंग में आता है। ठीक है, नीचे के रैंकिंग में आता है, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश ये सारे राज्य आते हैं, उड़ीसा आते हैं, उसी में से झारखंड भी आता है, यानी इसको बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इन झारखंड के अलग होकर एक राज्य बनने, यानी 15 नवंबर 2002 को जब ये अलग होकर एक राज्य बन गया, एक औद्योगिक नीति लाई गई। क्या उद्देश्य क्या था? त्वरित विकास का। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा यह प्रथम औद्योगिक नीति थी। ठीक है, जो कि 2001 के अगस्त महीने में लाई गई। ठीक है, और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था, राज्य में डोमेस्टिक लेवल पे या विदेशी लेवल पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था, यानी घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। देखिए, जब तक कैपिटल का या पूंजी का निवेश नहीं होगा तब तक उद्योगों की स्थापना, चाहे वो सरकार के द्वारा हो या निजी व्यक्तियों के द्वारा, जब इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना हो तो हमें एक बड़े लेवल पे कैपिटल की जरूरत है। क्यों? अगर हमें उसके लिए ज़मीन चाहिए, रिसोर्स चाहिए, लेबर का कॉस्ट चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बड़े लेवल पे पूंजी की जरूरत। फिर उस प्रोड्यूस्ड माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधन के लिए कॉस्ट चाहिए। ये सारी ज़रूरतों के लिए हमें पूंजी की ज़रूरत है, और इसके लिए यह नीति इसीलिए बनाई गई क्योंकि घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, औद्योगिक व्यवस्था को और भी कुशल और पारदर्शी बनाया जाए। ठीक है, यानी जो भी इन्वेस्टर है, जो भी निवेश करने वाले लोग, वो उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था दी जाए, औद्योगिक व्यवस्था दी, ताकि वो पारदर्शी हो, ताकि इन्वेस्टर का विश्वास इस राज्य के प्रशासन पे, यहाँ के औद्योगिक नीति पे बना रहे, उनको यह विश्वास रहे कि वो जो निवेश कर रहे हैं उनसे उनको लाभ हो सकता है, तभी तो वो निवेश करेंगे। इस तरीके की पॉलिसी लाई गई ताकि औद्योगिक विकास को
और अधिक कुशल बनाया जा सके और पारदर्शी बनाया जा सके। ठीक है, इसीलिए यह औद्योगिक नीति 2001 लाई। अब आइए इसमें कुछ मुख्य प्रावधानों के बारे में देख लेते हैं। इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत राज्य में जितने भी खनिज उपलब्ध थे या प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे, नेचुरल रिसोर्स थे या जो खनिज थे, ठीक है, के द्वारा विकास दर को 10% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। मतलब कि विकास दर यानी औद्योगिक विकास इस तरह से इस औद्योगिक नीति का लक्ष्य रखा गया कि इस नीति के माध्यम से हमारे राज्य में जितने भी मिनरल्स हैं या नेचुरल रिसोर्स हैं उसको ऐसे यूज किया जाए, ऐसे प्रयोग किया जाए, ऐसे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करके उसका यूज किया जाए ताकि वो जो विकास है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो 10% के ग्रोथ को प्राप्त कर। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि राज्य में जो अधिकतम पूंजी निवेश है, ठीक है, इस पूंजी निवेश के लिए आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए। मतलब क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी निवेश को इस तरीके से बढ़ाया दिया जाए ताकि आर्थिक गतिविधियां यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अनेक इकोनॉमिक यूनिट या इकाइयों की स्थापना हो सके ताकि हम तीव्र गति से उत्पादन कार्य को बढ़ावा दे सके और इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके, इंडस्ट्री में उत्पादन को बढ़ावा दे सके और इसके फलस्वरूप हम 10% के इंडस्ट्रियल या औद्योगिक ग्रोथ रेट को प्राप्त कर सकें। इसीलिए ये पॉलिसी इस तरीके से बनाई गई। पूंजी निवेश इस प्रकार के लिए ऐसे बनाई गई कि आर्थिक गतिविधि और आर्थिक इकाइयों की बढ़ावा देकर पूंजी निवेश को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि पहले जब राज्य नया नया बना तो इस तरह के बहुत सारी पॉलिसी यहाँ पे स्थापित की गई। ठीक है, फिर तीसरी चीज, इस नीति के अंतर्गत उद्यमियों को विकास केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के जो 30 वर्ष के लिए जो 30 वर्ष की लीज पे, ठीक है, या वार्षिक किराए पे नवीकरण की सुविधा के साथ उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि शेड आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया। तीसरा क्या है, भूमि शेड। भूमि शेड मतलब क्या है, यह भूमि शेड जो है यह बेसिकली क्या था कि उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की जरूरत थी और भूमि के लिए उद्योगपतियों को क्या किया गया, 30 वर्ष के लिए या तो लीज पे दे दिया गया या एक वार्षिक किराया के आधार पे नवीकरणीय सुविधा के साथ कि हर साल यह रिन्यू होता जाएगा। यह जो भूमि है, भूमि शेड प्रक्रिया के तहत भूमि शेड जो है यह आवंटित कर दी ताकि देखिए उद्योगों को स्थापित करने के लिए जगह या क्षेत्र की जरूरत होती है। यह क्षेत्र कई बार जमीनों के अधिग्रहण, उद्योगों का स्थापित करने के लिए जमीनों के अधिग्रहण को लेकर भी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कृषि क्षेत्र हैं जहाँ कृषि होती है, उस तरह के ज़मीन पर अगर उद्योग स्थापित किया जाए तो इससे कृषि को नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है। कई बार किसान अपना ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन है वो उद्योगों के लिए देना नहीं चाहते हैं। इस तरह के कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। इस सारी चीज़ों के लिए ऐसी नीति बनाई गई, एक तो उद्योगपतियों को इसमें दिक्कत ना हो, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी निवेश कर रहे हैं उद्योग स्थापित करने, उनके लिए ज़मीन की से जुड़े हुए जो कानून थे, नियम थे, वो इतना सुविधाजनक बनाया जाए ताकि वो इस प्रक्रिया में उनको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 30 वर्ष के या तो लीज पे या किराए पे नवीकरण की सुविधा के साथ उद्योगों को स्थापित करने के लिए भूमि शेड आवंटित करने का प्रावधान। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसी हैं जो क्या हमको दर्शा रहे हैं कि यह पूंजी के निवेश के लिए ऐसी सुविधा प्रदान की गई कि भाई पूंजी का निवेश अच्छे से हो सके। ठीक है, पूंजी निवेश में दिक्कत ना है, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये विश्वास हो कि यहाँ अच्छे लेवल पर इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है, अच्छा
माल प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है और कच्चे मटेरियल के चीप लेबर की ज़रूरत आसानी से पूरी की जा सकती है, तभी तो उनको मुनाफा होगा। तो ये सारी सुविधाएं इस नीति के तहत देने की कोशिश की गई, ठीक है, पॉलिसी बनाकर देने की कोशिश की। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में विभिन्न स्थानों पर, ठीक है, औद्योगिक गतिविधियों को या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए मिनी विकास केंद्रों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। मिनी विकास केंद्र की स्थापना का प्रावधान झारखंड सरकार के द्वारा किया गया ताकि विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक गतिविधियों को, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रोत्साहित किया जा सके, इसीलिए मिनी विकास केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। अब जो मिनी विकास केंद्र को देखें तो बहुत सारे ऐसे केंद्र आपको मिल सकते हैं, जैसे कि कोडरमा में प्लास्टिक पार्क, कोडरमा में प्लास्टिक पार्क देख सकते हैं, ये भी मिनी विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रावधान था। फिर धनबाद में निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए औद्योगिक पार्क, धनबाद में निर्यात प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक पार्क जैसे मिनी विकास केंद्र स्थापित किए गए। फिर रांची और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जैसे मिनी विकास केंद्र स्थापित किए गए। कहाँ? रांची और जमशेदपुर में। वह जमशेदपुर में क्या किया गया? सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया मिनी विकास केंद्र के रूप में, ठीक है। वैसे ही चाईबासा में और गोड्डा में टसर रेशम पार्क, चाईबासा व गोड्डा में टसर रेशम पार्क जैसे मिनी विकास केंद्रों की स्थापना की गई। फिर रांची या दुमका में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की गई। रांची व दुमका में कृषि आधारित यानी एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग पार्क, बेस्ड फूड प्रोसेसिंग पार्क एस्टेब्लिश किए गए मिनी विकास केंद्र के रूप में। हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से, जैसे कोडरमा में प्लास्टिक पार्क, धनबाद में निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए औद्योगिक पार्क, रांची जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, चाईबासा गोड्डा में टसर रेशम पार्क और रांची दुमका में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक है। वैसे ही नामकुम में जो कि रांची में है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मिनी विकास केंद्रों की स्थापना की गई ताकि औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके और झारखंड सरकार के द्वारा यह काम किया गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा तो दिया ही दिया गया है, सरकार की तरफ से भी मिनी विकास केंद्र स्थापित करके एक माहौल या प्रोत्साहन ऐसा बनाया गया है ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। फिर भूमि से जुड़े हुए, कच्चे माल से जुड़े हुए बहुत सारे नीतियों को इसमें शामिल किया गया ताकि जो भी पूंजीपति निवेश करे या कोई भी अलग क्षेत्र से निवेश आए तो ये भरोसा रहे झारखंड सरकार की जो पॉलिसी है वो काफ़ी पारदर्शी है और विश्वसनीय है, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि बरही में मेगा विकास केंद्र विकसित करने का भी प्रस्ताव इस पॉलिसी में दिया गया। बरही कहाँ है? जमशेदपुर में, सॉरी हजारीबाग में। बरही जो है हजारीबाग में है और यह
यहाँ पे मेगा विकास केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव, मेगा विकास केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव। मेगा का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, यानी बहुत बड़ा। जैसे ये मिनी विकास केंद्र ये छोटे छोटे स्थापित किए गए थे, लेकिन इसके उल्टा हजारीबाग के बरही में बहुत बड़ा विकास केंद्र स्थापित करने का झारखंड सरकार का भी पॉलिसी था। जैसे छोटे छोटे बहुत सारे ये मिनी विकास केंद्र स्थापित करके किए गए, वैसे ही इसका भी एक प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। तो तीसरी चीज़ हम क्या देखते हैं इसमें, देखिए इस पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ऐसे ही इसमें से पूछे जा सकते हैं कि मिनी विकास केंद्र जो है झारखंड के कौन सी औद्योगिक नीति का पार्ट था, ठीक है। इसमें जो हम देख रहे हैं कि झारखंड ने अपने पूर्ण राज्य बनने के बाद, मतलब 15 नवंबर 2000 के बाद इसने 3 औद्योगिक नीति पास की। एक जो 2001 में पास की, दूसरा झारखंड औद्योगिक नीति 2012, फिर 2016 में पास की। इसके साथ ही और भी छोटे छोटे नीतियाँ पास की हैं, लेकिन ये 2-3 जो नीतियाँ हैं ये झारखंड पे व्यापक स्तर पे पास की गई, ठीक है। तो इस पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि कौन सा औद्योगिक नीति का ये पार्ट था, ठीक है। या ये पूछा जा सकता है कि बरही में जो मेगा विकास केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव था वो किस झारखंड के किस औद्योगिक नीति का पार्ट था। उसमें 2001 भी आ सकता है, 12 भी और 16 भी पूछा जा सकता है, या एक और कोई चौथा ऑप्शन दे दें, फिर आपको कहे कि इसमें से सेलेक्ट। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी हिसाब से मैं आपको तैयार करा रहा हूँ ताकि इस पर जो प्रश्न पूछे जाएं आपसे गलती ना हो, ठीक है। औद्योगिक जो झारखंड का औद्योगिक नीति है जो 2001 में आया, इसके कारण कई संगठन भी बने। इस औद्योगिक नीति के कारण और उद्योगों के विकास के दौरान कई तरह के संगठन बने जो 2001 में औद्योगिक नीति में हम देख सकते हैं। जैसे रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये एक बना। दूसरा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बना। यह कहाँ पे है? जमशेदपुर में, जमशेदपुर में है। आदित्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बना, ठीक है। तीसरा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र बना। देखिए जितने बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र वाले एरिया हैं वहाँ पे इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जैसे संगठनों का निर्माण हुआ। फिर राज्य खादी बोर्ड बना, राज्य खादी बोर्ड बना। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य खादी बोर्ड किस झारखंड के किस औद्योगिक नीति का पार्ट है, कब बना, या ये किस पॉलिसी के अंतर्गत आया था। तो ये औद्योगिक नीति 2001 के तहत इस संगठन का निर्माण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, ठीक। उसी तरह और भी कुछ संगठन आए जैसे कि JIIDCO यानी झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना, औद्योगिक आधारभूत संरचना झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन। इसका भी निर्माण झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत ही हुआ था। फिर एक था झारक्राफ्ट, झारक्राफ्ट जैसे संगठन झारक्राफ्ट जैसे संगठन भी औद्योगिक नीति 2001 के तहत ही बने। तो ये चीज़ों को याद रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि झारक्राफ्ट या चिटको जो है वो किस औद्योगिक नीति के तहत बना,
तो यह झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत बना। अब आते हैं झारखंड औद्योगिक नीति 2012 को जानते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2012। 2001 के बाद लगभग 11 साल बाद दूसरे औद्योगिक नीति की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक देख रहे हैं तो 10 से 11 साल का टेन्योर पूरा हो गया है। इसमें एक अच्छे लेवल पे उद्योगों का विकास सरकार के माध्यम से, प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से, उसके नीति के माध्यम से एक डेवलपमेंट दिखने लगा है। अब उसकी ज़रूरतों के हिसाब से आगे के डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए एक अगली नीति लाई गई, जो कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब जो झारखंड औद्योगिक नीति है, इस द्वितीय झारखंड औद्योगिक नीति की जो घोषणा है, ये 2012 में की गई थी। ठीक है। जिसके अंतर्गत बड़े उद्योग यानी बृहत उद्योग, ठीक है, और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के मध्य एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास इस नीति के तहत किया गया। सूक्ष्म व लघु उद्योगों के बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास इस नीति के तहत किया गया। ठीक है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें से एक उद्देश्य तो यही था कि जो बड़े उद्योग हैं और जो छोटे और लघु उद्योग हैं, उन दोनों के बीच एक तालमेल स्थापित किया जाए, एक समन्वय स्थापित किया। ठीक है। इसके ताकि एक बेहतर विकास हो सके। कई बार क्या होता है कि सूक्ष्म और लघु जो उद्योग होते हैं या बृहत उद्योगों के छोटे छोटे ज़रूरतों के लिए ये इस तरह के उद्योग स्थापित होते हैं। मान लीजिए कि कार का इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बहुत सारे पार्ट्स बनते, हो सकता है कि लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग जो है उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स का निर्माण करने वाले उद्योग हों जो इसकी ज़रूरत को पूरा करें। ठीक है। तो इसी तरह के समन्वय को स्थापित करने की कोशिश इस नीति के तहत की गई, ताकि दोनों एक दूसरे के डेवलपमेंट में, एक दूसरे के विकास में पूरक की तरह काम, कंप्लीमेंट तरह काम। ठीक है। इसी का प्रयास झारखंड औद्योगिक नीति के तहत किया गया। इसके कुछ प्रमुख और भी उद्देश्य थे, तो हम जान लेते हैं। एक, जो मैन्युफैक्चरिंग क्रियाएं थी, जो विनिर्माण क्रियाएं थी, और जो प्रसंस्करण उद्योग थे यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थे, जैसे कृषि से जुड़ा हुआ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना इस नीति का एक उद्देश्य था। विनिर्माण प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को व प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को यानी प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना इस द्वितीय पॉलिसी, जो झारखंड औद्योगिक नीति 2012 थी, यानी झारखंड की द्वितीय औद्योगिक पॉलिसी थी। इसमें इसका उद्देश्य विनिर्माण क्रियाओं को बढ़ावा देना, प्रसंस्करण वाले उद्योगों को बढ़ावा देना, ये इसका। फिर ऐसे कौशल या स्किल को विकसित करना जो कि पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त उद्योग को बढ़ावा दे सके। पर्यावरण प्रदूषण, आप लोग झारखंड के हैं तो जो लोग उद्योगों वाले क्षेत्र में रहते होंगे, खासतौर से अगर कोयला उद्योग देखें, अन्य भी उद्योग देख सकते हैं, जहाँ बड़े लेवल पे खानों से कोयले निकाले जाते हैं, वहाँ उसके हवा में बहुत सारे कण आ जाते हैं, इनके पार्टिकल आ जाते हैं, जो हम सांस के थ्रू लेते हैं, और उससे फेफड़े पे और अंगों पे बहुत नुकसान होता है। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज एरिया में अगर उद्योगों का स्थापित किया गया तो वो एक देखा गया कि प्रदूषण की समस्या भी विकसित। तो अगले पॉलिसी में यानी झारखंड औद्योगिक नीति 2012 में यह पे ध्यान दिया गया ऐसे कौशल या टेक्नोलॉजी, कौशल या तकनीक को
बढ़ावा दिया गया, जो कि पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त उद्योगों की स्थापना में मदद कर सके। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त उद्योगों की स्थापना में क्या कर सके, मदद कर सके। ठीक है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी और पर्यटन, इस तरह के यह उद्योग थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या बायोटेक्नोलॉजी या पर्यटन, या इस तरह के औद्योगिक विकास थे जिसने पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त उद्योग की स्थापना। ठीक है, इस तरह के कौशल को विकसित करना इस झारखंड औद्योगिक नीति 2012 का पार्ट था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, और कि कौन कौन से नीति में क्या क्या उद्देश्यों को पूरा किया गया। फिर हम क्या देखते हैं कि राज्य में फिर से वही 2012 वाली बात, 2001 वाली बात, राज्य में विश्वसनीय और स्पष्ट नीति विकसित करना ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिल सके। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है, जो बाहरी इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो उद्योगों में पैसा लगाने वाले लोग, उनको क्या चाहिए, एक तो विश्वास चाहिए सरकार का कि हाँ, सरकार ये विश्वास दिलाए कि उनका जो पूंजी वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, सरकार जो भी पॉलिसी या नीति बनाएगी वो स्पष्ट बनाएगी, स्पष्ट नीति बनाएगी, ताकि बाद में इससे जुड़ी हुई समस्याएं ना हो। क्योंकि कई बार पॉलिसी में अस्पष्टता के कारण जो केस है, से जुड़ा हुआ केस है, जो कोर्ट में चला जाता है, वर्षों तक लटका रहता है। यानी जो भी इन्वेस्टर यहाँ अगर कुछ पैसा लगा दिया है तो वर्षों तक वो फंसा ही रह जाता है, का लाभ उसको मिल नहीं पाता है। तो हमेशा इन्वेस्टर की यही कोशिश होती है वो वहीं पैसा लगाए जहाँ सरकार जो है उसको ये विश्वास दिलाए कि हाँ, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा डूबेगा। डूबेगा नहीं का मतलब क्या है कि सरकारी पचड़े या सरकारी नीतियों के कारण आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरा, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो काफ़ी क्लियर होगी, मतलब आपको समझना आसान होगा। इससे क्या होगा कि आप डिसीजन लेने में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से डिसीजन लेने में आप स्वच्छंद होंगे कि हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं। ठीक है, अस्पष्ट नीति जो है हमेशा इन्वेस्टर को डराती है, क्योंकि उसको डर रहता है कि पता नहीं ये नीति स्पष्ट नहीं की गई है, बाद में दिक्कत ना हो, या ऐसा ना हो कि उद्योग स्थापित करने जाए, इन्वेस्ट करने जाए तो बहुत सारे पचड़े में फंस जाए, या बहुत सारे पेपर वर्क या बहुत सारे कानूनी पेच दाव पेच, या कई बार क्या होता है कि एक ही उद्योग के लिए कई अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता है, वहाँ भी दिक्कतें आने लगती। तो सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है या स्पष्ट नीति बनाती है ताकि इन्वेस्टर को उसमें विश्वास पैदा हो सके। ठीक है, तो ये कोशिश द्वितीय झारखंड औद्योगिक नीति 2012 में की। ठीक है, जो निजी सरकारी क्षेत्र से, ठीक है, मतलब प्राइवेट और पब्लिक भागीदारी से, पार्टनरशिप से औद्योगिक पार्क, क्लस्टर या औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना इस पॉलिसी का एक उद्देश्य। यानी PPP मॉडल पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, यानी निजी सरकारी भागीदारी से औद्योगिक पार्क, क्लस्टर, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना। इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करना एक नीति या उद्देश्य था सरकार का इस नीति के माध्यम से। ठीक है, ये सरकार चाहती थी। इस नीति में राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक गलियारे के विकास का प्रावधान भी था। औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या औद्योगिक गलियारा का भी प्रावधान था, यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी प्रावधान था इस नीति के द्वारा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है,
अब जो औद्योगिक गलियारे का निर्माण की बात थी, ठीक है, उसके लिए कोडरमा बहरागोड़ा, कहाँ, कोडरमा बहरागोड़ा, ठीक है? और पतरातू रांची रामगढ़, पतरातू रांची रामगढ़ जो हाईवे है, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH लिख देता हूं, जो NH है यानी हाईवे है, यानी कोडरमा बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ हाईवे के दोनों साइड 25 किलोमीटर तक का एक औद्योगिक गलियारा, कितना, 25 किलोमीटर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव भी इस नीति के तहत किया गया। यानी जो औद्योगिक गलियारे का निर्माण करने की बात की गई वो तो की ही गई, इसके लिए 2 जगह औद्योगिक गलियारा जो 25 किलोमीटर लंबा था स्थापित करने की का प्रस्ताव भी रखा गया। वो 2 जगह कौन सा था, एक था कोडरमा बहरागोड़ा और दूसरा था पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग। ये दोनों जगह इस 2012 की औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही साथ सभी जिलों में भूमि बैंक की स्थापना, भूमि बैंक या लैंड बैंक की स्थापना का भी प्रावधान इसमें किया गया। प्रश्न सीधे से पूछा जा सकता है कि भाई भूमि बैंक की स्थापना का प्रावधान किस औद्योगिक नीति के तहत किया, वो आपको ये याद रखना, ठीक है। झारखंड, इसके साथ ही साथ झारखंड में एनर्जी पॉलिसी 2012 भी लाई गई, एनर्जी पॉलिसी 2012 भी लाई गई। यह समझ लीजिए कि इस औद्योगिक नीति का ही पूरक एक पॉलिसी थी। झारखंड एनर्जी पॉलिसी 2012 का जो उद्देश्य था वो यह था कि उचित मूल्य पर एक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना। उचित मूल्य पे मतलब इतना भी मूल्य ना हो कि इंडस्ट्री के निवेश में बहुत ज़्यादा इसका भार पड़े, यानी इसका लोड बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। एक तो उचित मूल्य हो, दूसरा गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय से मतलब ये है, एक, जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतना आसानी से मिले, उचित मूल्य पे मिले और ज़रूरत के अनुसार उतना वोल्टेज पे मिले। कई बार आप देखते हैं बहुत डिम लाइट आती है, लाइट तो रहती है लेकिन इतना डिम होता है, ना पंखा चलता है ना लाइट का उजाला दिखता है, तो ऐसा ना हो, इसलिए वहाँ गुणवत्तापूर्ण बिजली की बात की गई, ठीक है। और अगर 24 घंटे बिजली चाहिए तो 24 घंटे बिजली की बात की गई है, यानी बिजली का विश्वास बना रहे, एनर्जी का विश्वास बना रहे। कह दिए कि 24 घंटा बिजली देंगे, जब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गया तो 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, 6 घंटा फैक्ट्री को बंद करके रखना पड़ रहा है। तो जो इन्वेस्टर है, जो निवेश करने वाला है, जो उद्योग का स्थापित करने वाला है, उसको इससे नुकसान होगा। तो यही जो विश्वास है ना, इसी विश्वास को इस नीति के तहत स्थापित करने की कोशिश की, ताकि बाहरी इन्वेस्टर या घरेलू इन्वेस्टर, यानी जो राज्य के अंदर के निवेशक है या जो राज्य के बाहर के निवेशक है, दोनों को यह नीति के द्वारा विश्वास होकर कि हाँ, राज्य सरकार इस औद्योगिक नीति के माध्यम से एक कटिबद्ध है औद्योगिक विकास करने के लिए, और वो हमें जो भी इस नीति के माध्यम से फैसिलिटी दे रही है वो 100%, यही विश्वास जो है इन्वेस्टर को या निवेशकर्ता को राज्य में निवेश करने के लिए ले आता है, ठीक है। तो यह पॉलिसी जो है इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगला जो पॉलिसी है, अगला पॉलिसी है
झारखंड औद्योगिक नीति 2016। यह तीसरा औद्योगिक नीति था, झारखंड औद्योगिक नीति 2016। झारखंड औद्योगिक नीति 2016 यह तीसरा औद्योगिक नीति थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बड़े उद्योगों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के मध्य एक संपर्क स्थापित किया गया, जो कि द्वितीय औद्योगिक नीति में भी हम देख रहे थे कि बृहद उद्योग यानी बड़े इंडस्ट्री और लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के बीच एक तालमेल स्थापित किया गया, एक संपर्क स्थापित किया गया। मतलब क्या है कि बहुत सारे जो बड़े उद्योग हैं उनको छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ज़रूरतें होती है, या तो रॉ मटेरियल के रूप में कहिए या पार्ट्स के रूप में कहिए, बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया कि कार जब निर्माण होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं। इन छोटे छोटे पार्ट्स का जो असेंबलिंग होता है ये बड़े उद्योगों में होता है, या बहुत सारे पार्ट्स बड़े उद्योग खुद भी बनाते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो लघु सूक्ष्म या मध्यम उद्योग भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो ये एक दूसरे की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। इसीलिए इसके कोशिश की गई इस नीति में कि इनके बीच एक बेहतर समन्वय संपर्क स्थापित किया जाए ताकि यह एक दूसरे की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर दें। एक तो इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों एक ही राज्य में हैं तो तय समय में या लिमिटेड टाइम में ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, ये दोनों एक ही राज्य में हैं, यानी अगर बाहर के राज्य से चीज़ों को मंगाया जाए तो वो ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, इसीलिए दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हो सकता है। तीसरा, इसमें जुड़े हुए जो लोग हैं और इसमें जुड़े हुए जो लोग हैं ये दोनों झारखंड के ही हैं, यानी झारखंड में अगर इसमें तालमेल बेहतर बैठाया जाए तो बड़े संख्या में रोजगार मिल जाएगा और इन छोटे छोटे उद्योगों को इन बड़े उद्योगों से काम मिल जाएगा। तो इसीलिए यह संपर्क स्थापित करना अति महत्वपूर्ण, और यही कारण था कि 2016 के झारखंड औद्योगिक नीति में इसको आप, ठीक है। दूसरा, झारखंड औद्योगिक पार्क समिति 2015 के तहत निजी संयुक्त उद्यम, ठीक है, का निर्माण करना एक प्रस्ताव लाया गया कि निजी संयुक्त उद्यम का निर्माण किया जाए, और इसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो झारखंड औद्योगिक समिति जो 2015 में बनाई, उसको भी इससे और झारखंड औद्योगिक नीति से जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला जो मुख्य इस नीति का उद्देश्य था वो राज्य सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने। अब देखिए, अगर बड़े लेवल पर उद्योगों से उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का क्या करिएगा, या उसको मार्केट दीजिएगा, मार्केट तक पहुंचाएगा। मार्केट तक पहुंचाने का मतलब क्या है, व्यापार करना। तो इस नीति में व्यापार को बढ़ावा देने की पॉलिसी अपनाई गई, व्यापार को बढ़ावा देने की पॉलिसी नीति अपनाई गई, झारखंड औद्योगिक नीति 2016। ठीक है, और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, एक अनुकूल वातावरण या माहौल बनाया गया, निवेशक अनुकूल माहौल क्रिएट किया गया, माहौल बनाने की बात की गई। अब प्रयास इस नीति के माध्यम से किया, मतलब क्या है कि जो भी उद्योग है, जो भी उद्योग उत्पादन कर रहे हैं, एक तो उस उत्पादन को बाजार तक ले जाना, यानी उसके व्यापार को बढ़ावा देना भी झारखंड औद्योगिक नीति में शामिल कर लिया गया। मतलब जो भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है उसकी बिक्री से ही तो उद्योगों को मुनाफा होगा। तो ये बाजार तक बेहतर ढंग से पहुंचाना उस उत्पादन को, गुड्स को, ये झारखंड के पॉलिसी में आ गया। इससे क्या हुआ, एक ओवरऑल उद्योग का जो उद्देश्य होता है, उद्योग का उद्देश्य क्या होता है कि कच्चे माल, सस्ते श्रम, पूंजी
ठीक है, ऊर्जा के स्रोत, बेहतर और चीप ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना और के द्वारा उत्पादन करना और उत्पादन को बाजार में बेचना और लाभ कमाना, यही उद्योग का मुख्य उद्देश्य होता है। तो जो उद्योग का मुख्य उद्देश्य था कि उत्पादन को बाजार तक ले जाकर उसको बेचना, ये इस नीति में अपना लिया गया, व्यापार को बढ़ावा दिया गया। इससे क्या हुआ, एक ओवरऑल जो इंडस्ट्री का कंसेप्ट है कि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करके लाभ कमाना, उससे ये पूरा हो गया व्यापार को बढ़ावा देके। अब क्या है कि यह इससे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल माहौल या वातावरण बनाया गया, ठीक है। और इसको हम कैसे देख सकते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 में हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 में हुआ था। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया ताकि बाहर से, देश विदेश से लोग यहाँ आए और सरकार की पॉलिसी से अवगत हो, जाने कि सरकार की पॉलिसी उद्योगों को लेके क्या हो। और सरकार का उद्देश्य इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने का क्या मतलब था कि यह निवेशकों को प्रोत्साहित करे कि हम आपके लिए फेवरेबल माहौल क्रिएट करने के लिए हमने बहुत सारे पॉलिसी लाई है, जिसमें 2001 की पॉलिसी है, 2012 की पॉलिसी है, अभी 2016 की आधुनिक अपडेटेड पॉलिसी आ गई है। इसके माध्यम से है ग्लोबल इन्वेस्टर को यह प्रोत्साहित किया जाए कि आप हमारे राज्य में इन्वेस्ट करिए, आपका इन्वेस्टमेंट जो है सुरक्षित रहेगा और आपको लाभ भी पहुंचाए, ठीक है। तो ये राज्य सरकार का उद्देश्य था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, उन्होंने ये काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ किया, सिंगल विंडो के माध्यम से सभी सूचनाओं को निवेशकों तक डिजिटलाइजेशन के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अब की गई थी, ठीक है। यानी जितने भी निवेशक थे उन तक हम इंफॉर्मेशन को सिंगल विंडो के माध्यम से पहुंचाएं ताकि उनके जितने भी क्वेरीज हो, उसके इन्वेस्टमेंट से लेके, इंडस्ट्री से लेके, एनर्जी के सोर्स से लेके, कच्चे रॉ मटेरियल तक से जुड़े हुए जितने भी इनके क्वेरीज हो, प्रश्न हो, उत्सुकता हो, वो यह सिंगल विंडो माध्यम से ही पूरा किया जा सके। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उन तक यह इंफॉर्मेशन जाया जा सके, इन तक इन्वेस्टर। तो सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था भी झारखंड सरकार के द्वारा की, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ अन्य नीतियाँ भी हैं जो कि झारखंड के उद्योगों के विकास के लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा कर, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि झारखंड में इस्पात उद्योग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट पॉलिसी 2015 लाई गई। झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट पॉलिसी और ऑटो कंपोनेंट पॉलिसी 2015 लाई गई। मतलब क्या है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बेहतर विकास के लिए उससे जुड़ी हुई पॉलिसी लाई गई और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के निर्माण से को भी लेके बहुत सारी पॉलिसी लाई गई ताकि यहाँ ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट तो हो ही हो, उससे जुड़े हुए कंपोनेंट का भी डेवलपमेंट बड़े स्तर पर। आप देखते हैं बहुत सारी बड़े स्तर पे बहुत तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, उसके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं। हम सुनते हैं कि कुछ बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसके छोटे शहरों में उसके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं, तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो उसके पार्ट्स भी ज़रूरी हैं। कई बार कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो आप बड़े शहरों की तरफ मूव नहीं कर पाते, आपको छोटे शहर में उसकी जब ज़रूरत पड़ जाती है तो नहीं मिलता है। यानी कंपोनेंट भी, ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट भी उतना ही ज़रूरी है। तो इन दोनों से जुड़े हुए ये ऑटोमोबाइल का भी डेवलपमेंट बड़े स्तर पे हो और उससे जुड़े हुए कंपोनेंट का भी, यस, उसके जुड़े हुए जो पार्ट्स हैं उसका भी
विकास बड़े स्तर पर हो, उससे जुड़ी हुई जो पॉलिसी लाई गई वो 2015, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि झारखंड जो है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट का निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थल बन सके, इसीलिए इस तरह के क्या किया गया, पॉलिसी लाया गया। फिर हम क्या देखते हैं कि झारखंड में खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण नीति भी लाई गई। फूड एवं फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, खाद्य प्रसंस्करण नीति ही लाई गई कब, 2015 में। यानी इससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है, फूड और फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है, इसके लिए भी अलग से पॉलिसी लाई गई, ताकि इस फील्ड में जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो, उसके लिए भी बेहतर पॉलिसी बन सके, ताकि यहाँ पे बड़े स्तर पे इसका डेवलपमेंट हो सके, बड़े स्तर पे ये रोजगार दे सके, बड़े स्तर पे आर्थिक आय कर सके। अंततोगत्वा ये आय का फायदा राज्य सरकारों को भी टैक्स के माध्यम से होता था, तो राज्य की संपन्नता के लिए ये जरूरी था, ठीक है। तीसरा चीज़ हम क्या देखते हैं, जो अन्य पॉलिसीज लाई गई उसमें एक झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी लाई गई, फिर फुटवेयर पॉलिसी लाई गई 2016, झारखंड टेक्सटाइल यानी झारखंड वस्त्र से जुड़ा हुआ पॉलिसी लाई गई, ठीक है। फुटवेयर पॉलिसी लाई गई, कब, 2016 में, ठीक है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इन बड़े बड़े औद्योगिक नीति जो झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में, 12 में, 16 में लाई गई, उसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर को ध्यान में रखते, अलग अलग सेक्टर के इंडस्ट्री को, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कंपोनेंट पॉलिसी, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, उसको ध्यान में रख के लाया गया। फिर जो खाद्य से जुड़ा हुआ है, जैसे खाद्य और प्रसंस्करण नीति लाई गई, खाद्य मतलब फूड और प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री थे उसके लिए अलग से पॉलिसी 2015 में लाई गई। फिर हम देख रहे हैं कि झारखंड में टेक्सटाइल यानी वस्त्र और फुटवेयर से जुड़ा हुआ पॉलिसी भी 2016 में लाया गया। यानी अलग अलग सेक्टर को भी ध्यान में रख के झारखंड सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई गई है। झारखंड में 40 से अधिक प्रकार के हस्तशिल्प और हथकरघा के साथ हैंडलूम क्षेत्र में राज्य सरकार का ध्यान जो है इधर आकर्षित हुआ, और इस पे भी उसने ध्यान दिया कि हस्तशिल्प और हस्तकरघा से जुड़ा हुआ जो भी हैंडलूम क्षेत्र है उसको भी ध्यान राज्य सरकार के द्वारा दिया गया, और उस पर भी अलग से बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, ठीक है। झारखंड में हम ये भी जानते हैं कि रेशम का उत्पादन, तसर रेशम का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, इसीलिए यहाँ तसर रेशम का उत्पादन होने के कारण क्या है, यहाँ सेरीकल्चर यानी रेशम के कीटों को पालने का, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के विकास को ही महत्व दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे बड़े मार्ग स्तर पे रोजगार के मार्ग क्लियर हुआ, यानी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला, रोजगार को या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो सेरीकल्चर को भी बढ़ावा दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि टसर उत्पादन में झारखंड जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पे आता है। इसी टसर जो कोकून होते हैं, तो जिससे रेशम का उत्पादन किया जाता है, इसी कोकून से रीलिंग और कताई का काम भी झारखंड में किया जाने लगा, कोकून से, ठीक है। रीलिंग और कताई, इससे भी क्या हुआ, जब सेरीकल्चर हुआ तो इससे रोजगार कैसे बढ़े, एक तो कीट पालन से जो कोकून आता था, कोकून से जो रेशम के आगे बनाए जाते थे, इस रेशम के धागे से रीलिंग और कताई का काम भी हुआ, यानी इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार का मौका मिला, बड़े स्तर पर लोग रोजगार में शामिल हुए। इससे क्या हुआ कि एक जो बेरोजगारी का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हुआ। दूसरा, टसर चूंकि उत्पादन में झारखंड 1 नंबर पे है, यानी इस फील्ड में संसाधन इतना है, माहौल है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो उसको और अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की गई, ताकि यह आय का भी साधन हो सके और रोजगार को भी बढ़ावा दे, ठीक है। फिर अगला चीज क्या देखते हैं कि बाजार विकास सहयोग के माध्यम से
खादी और लघु उद्योगों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके माध्यम से विकास बाजार सहयोग के माध्यम से, विकास बाजार सहयोग के माध्यम से क्या किया गया, सॉरी ये बाजार विकास सहयोग है, बाजार विकास सहयोग के माध्यम से क्या किया गया, खादी उद्योग या लघु उद्योग जो थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया। खादी उद्योग एवं लघु उद्योग को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। ठीक है, इसी तरह इससे क्या हुआ कि कारीगरों को, खाद निर्माण में लगे संस्थाओं को इससे मदद मिली। तो ये जो बाजार विकास सहयोग है ने छोटे सेक्टर के जो उद्योग हैं, खादी है, लघु उद्योग है, उसके विकास में मदद की और उससे जुड़े हुए कामगारों, खादी निर्माण से जुड़ी संस्थाओं को इसने सहयोग किया। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड का भी गठन किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड का भी गठन किया गया। जैसे कि उद्यमी बोर्ड से ही पता चल रहा है कि उद्योगों के से जुड़ा हुआ बोर्ड है जो मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड है, और यह इसके विकास, समस्याओं, इस तरह की चीज़ों के समाधान के लिए ही इस बोर्ड का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट या दूसरे जो ग्रामीण कुटीर उद्योग थे उसको सहयोग मिल गया। हैंडीक्राफ्ट और दूसरे ग्रामीण कुटीर उद्योग को सहयोग मिल गया। तो जो मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड था उसके गठन से एक फ़ायदा जो हुआ वो ये हुआ कि हैंडीक्राफ्ट्स के फील्ड में जो संस्थाएं थी या उससे जुड़ा हुआ जो उद्योग था या दूसरे जो ग्रामीण कुटीर उद्योग था, उन दोनों को इस मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड से सहायता मिल गया, फ़ायदा मिल गया। ठीक है, वैसे ही हमने क्या बताया, बाजार विकास उद्योग से जो खादी उद्योग है या और जो लघु उद्योग है इनको आगे बढ़ने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया। इसके कारीगरों को, खादी उद्योग में लगी हुई संस्थाओं को इससे मदद मिली। इस प्रकार से हमने आज जो इंडस्ट्री था, झारखंड में जो इंडस्ट्री था, जो मिनरल बेस्ड था, जो कृषि बेस्ड था, वन आधारित था, ठीक है, इन सबको देख लिया। और झारखंड सरकार ने उद्योगों को आगे बढ़ाने में, इसको बेहतर रूप से डेवलप करने में, रोजगार के अवसर क्रिएट करने में और राज्य के आय में बढ़ोतरी करने में, इस उद्योगों के विकास के लिए जो पॉलिसी बनाई हमने उसको भी देख लिया। इसके पॉलिसी पे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, और इस टॉपिक को आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न हो आप ज़रूर कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं या वीडियो पे भी कर सकते हैं। उससे जुड़े हुए सवालों का जवाब अगले क्लास में देने के बाद ही मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज यह टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।